खेती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारा यानी कि दूरदर्शन किसान का और साथ ही साथ हमारे देश की सरकार का भी यही उद्देश्य है कि हमारे किसान सशक्त हो सके, उनकी जो खेती किसानी है, उनकी कृषि जो है विकसित हो सके। इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जाते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, किन विषयों पर आपके सवाल हम सुनेंगे, समाधान आप तक पहुंचाएंगे, आइए बता देते हैं आपको विषय क्या रहने वाले हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के। आज के हमारे कार्यक्रम के जो विषय हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। और आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर, जो मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटाश नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जैसे आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, तो उर्वरकों का प्रयोग कितना सही तरीके से सटीक तौर पर करना जरूरी हो जाता है, सबसे पहले तो आप यही समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए अदिति जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पहले हमें बेसिक्स जानने चाहिए, क्योंकि उर्वरक का संतुलित उर्वरक उपयोग करना बहुत ही जरूरी है जी। क्योंकि जो पीछे 50 सालों से सघन कृषि हमारे देश में की जा रही है, उससे हमारी जो मृदा है उसमें से पोषक तत्वों का खनन लगातार हो रहा है, तो वो बैलेंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया है। देखिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारी फसलों को, और जब तक वो 17 पोषक तत्व जितनी मात्रा में हमारी फसल को जरूरत है उस मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो वो आगे जाकर हमारी जो फूड चेन है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनमें जो है ना केवल उस फसल में इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट का होगा, बल्कि आगे जाने वाले जो उसके कंज्यूमर हैं, जैसे कि कोई भी गेहूं को खाता है, चावल को खाता है, उसमें भी उन न्यूट्रिएंट का जो है कमी हो जाएगी। क्योंकि जब मृदा में हमारे कमी हो गई, देखिए आप पीछे 50 सालों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की और प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो सारे डेफिशिएंट है। अगर नाइट्रोजन को देखें 98% डेफिशिएंट है, फास्फोरस 90% डेफिशिएंट है, जो अपना पोटास है वो 60% डेफिशिएंट है। उसके अलावा जो सल्फर और जिंक है, सल्फर भी आजकल 40% डेफिशिएंट है, जिंक 35% डेफिशिएंट है सॉइल्स में, और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसी तरह से जो ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है और प्लस प्रोडक्शन बढ़ा है। पिछले जब से 1950 से, जब से हरित क्रांति मिड 60s में आई है, उसके बाद में जो प्रोडक्शन है, देखिए 50 मिलियन टन था उस समय 2050 में, सॉरी 1950 में। जी। उसके बाद आज जो है ये अनुमान है आज के फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कि वो 330 मिलियन टन होगा। तो देखिए 50 से हम 330 मिलियन टन फूड ग्रेन्स की जो हमने विकास यात्रा पूरी की है, उसमें निश्चित रूप से हमने उतने ही न्यूट्रिएंट अपनी जमीन से जो है वो खनन किए हैं जी। हमारा सही जब होता कि जब जितने न्यूट्रिएंट हमने जमीन से लिए, अगर उतने ही हम जमीन को वापस देते तो उसकी जो मृदा उर्वरक शक्ति है वो बिल्कुल बनी रहती जी। आज हमारी मृदाएं जो हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, सल्फर के लिए और जिंक के लिए, इनके लिए है जो वो पुकार के कह रही हैं कि मुझे ये चाहिए, उसका जो असर है हमें फसलों के उत्पादन में अदिति जी मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? देखिए जो 70-80 का दशक था, जब हम एक किलो N+P+K डालते थे, इन तीनों का 1 किलो डालते थे, तो हमें 13.5 किलो अनाज, फूड ग्रेन्स हमें एडिशनल मिलता था, जिसमें ना डालें और जिसमें डालें, जिसमें डालते थे उसमें एडिशनल मिलता था उससे। आज की स्थिति ये है कि अगर हम 1 किलो NPK एडिशनल डालते हैं, उससे केवल हमें 3.5 किलो अनाज मिलता है। अब ये 13.5 किलो से 3.5 किलो, और कहीं कहीं तो इससे भी कम है, ये जो आई है कमी, इसका क्या कारण हो सकता है?
देखिए, कृषि वैज्ञानिकों ने जब इस पे पूरा गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो हम इन पिछले 50 सालों में 50-60 सालों में जो जमीन में जो पोषक तत्वों की मात्रा थी वो लगातार कम होती गई और उसकी सप्लाई किसानों द्वारा नहीं की गई। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो 17 पोषक तत्व हैं उनकी हमें कमी ये होती समझना चली पड़ेगा। गई। जी। हमें जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किस तत्व का कितना महत्व है तब तक हम उसके साथ में उस पोषक तत्व के साथ में जस्टिस नहीं कर सकते। जी। क्योंकि किसान उसे इग्नोर करता है। किसान सोचता है थोड़ा सा तो ये डलता है, 1 किलो जिंक 1 किलो बीघा में 5 किलो, हमारे इसमें 10 किलो एकड़ का डलता है, तो क्या करोगे डाल के, छोड़ो अगर इसे नहीं डालेंगे तो। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को अदिति जी ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह मनुष्य में बच्चों में आयोडीन की जरूरत होती है। जी जी। आप जानते होंगे जब पहले आयोडीन नहीं था, वो मोटा साल्ट ढेले में आता था, उसको हम पीस के खाते थे, उसमें आयोडीन नहीं होता था। उस समय बच्चों में दिमाग का विकास नहीं हो पाता था। बिल्कुल। लेकिन आयोडीन की बहुत कम मात्रा, आजकल सारे सॉल्ट जो मिलते हैं उनमें आप देखते हो लिखा रहता है आयोडाइज्ड साल्ट, उनमें आयोडीन की बहुत कम मात्रा उसमें मिली होती है। तो देखिए इसका क्या असर हुआ। एक अगर छोटी सी मात्रा आयोडीन की एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है, बच्चापन से ही उसको कम मंद बुद्धि कर सकती है, तो बताइए इसी तरह अगर से पोषक तत्व हम सही तरीके से नहीं डालेंगे तो एक तो मिट्टी की सेहत खराब होगी, साथ ही साथ फसलों में भी वो पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे, जिसके चलते असर पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं, उपभोक्ताओं की यहाँ पर सेहत पर भी, उनके अंदर भी वो कमियां आएंगी। तो ऐसे में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं कि सही तरीके से, सही समय पर, सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीष्मकालीन फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन सी फसल में किस तरह से उर्वरकों का इस्तेमाल करें, मिट्टी की सेहत को बेहतर कैसे बनाएं? हाँ, देखिए जो अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे आपकी रिपोर्ट से पहले, तो मैं वहीं से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो बहुत अच्छी कड़ी में बनेगी उसकी। देखिए मैंने ये बताया कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आज की तारीख में उन पर ध्यान देना बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी पैदावार घट रही है। देखिए फार्मर हमारे नाइट्रोजन भी डाल देते हैं, फास्फोरस भी डाल देते हैं, कुछ पोटास भी डाल देते हैं, लेकिन जो जिंक है, सल्फर है, लोहा है, जस्ता है, बोरोन है और इवन कॉपर की भी आजकल बहुत डेफिशिएंसी जमीन में आ रही है। जब तक ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेके किसान नहीं चलेगा तो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक बाल्टी को लीजिए आप, ऊपर से नीचे तक छेद कर दीजिए, तो पानी का जो लेवल है वो कहां जाके रुकेगा? जो सबसे नीचे वाला छेद होगा। इसी तरह से जिस भी पोषक तत्व की कमी होगी वहीं जाके आपकी पैदावार रुकेगी, वही आपकी पैदावार को घटा देगा। तो उसके लिए क्या है कि हमको अपनी मृदा की जांच करना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन में किस किस तत्व की कमी है। उसके लिए बढ़िया से नमूना लिया जाएगा, उसमें लेबोरेटरी में वो टेस्ट कराई जाएगी, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार कि हमें क्रॉप कौन सी बोनी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों चीजों को मिला के जमीन में उर्वरता और हमारी फसल की जरूरत सभी तत्वों की, उसको जो है करके उसके हिसाब से हमें, उसको कहते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि जहां पे जैसी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हमको फसल को खाद देना होता है। जैसे किसान भाइयों के समझाने के लिए मैं कहूं कि हर एक का साइज अलग अलग है, अलग अलग कपड़ा सिलवाते हैं, दर्जी सबकी नाप लेता है कि भाई इसको क्या चीज फिट होगी, इसको। इसी तरह से जमीन में, सबकी जमीन में अलग अलग उर्वरता होती है और अलग अलग पोषक तत्वों की उसमें कमी होती है। जरूरी नहीं है कि जो आपके खेत में कमी है वो दूसरे गांव के किसी किसान के खेत में भी वही कमी मिलेगी, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। तो इसकी सॉइल टेस्ट की अपनी जांच कराएं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों में हमारी जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन, जो कि मूल तत्व है हमारे, उसका जो तत्व है हमारी मृदा का, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुई है। जो पहले मध्यम हुआ करती थी वो अब निम्न हो गई है।
क्यों हो गई है? क्योंकि मैकेनाइजेशन हुआ है हमारी कृषि में। हमारे जो पशु पहले रहा करते थे, 4-5 पशु हर एक फैमिली में रहा करते थे, अब वो रहते नहीं है। तो जो हमारी जैविक खाद थी, गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, पीछे पुराने जमाने में तो 3 साल में तो कम से कम तीसरी साल हर एक खेत का नंबर आ जाता था, लेकिन आज किसान को वो मिलता नहीं है और वो केवल केमिकल फर्टिलाइजर को ही इस्तेमाल करता है। जबकि अगर वो जैविक खाद भी डाले तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो भी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है इनकी जी। और आप ज्यादा भी उर्वरक डालकर और ज्यादा फसल पे पैदावार ले सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि ऑर्गेनिक कार्बन भी जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आ जाएगी और वो भी अपने खेत में बराबर डालें जी। उसके बहुत फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा, उसका जल धारण क्षमता बढ़ती है जी। जहां आपको 10 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, उसे डालोगे तो आपको हो सकता है 15 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़े। तो और उससे जो संरचना है मिट्टी की वो अच्छी होती है, वो बफरिंग कैपेसिटी। ये जो अदिति जी, ये जैविक कार्बन है जो जी, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये उनको अपने साथ बांध लेता है जी। क्यों? वो कैटाइन चार्ज होता है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जी। जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो आपस में मिलके वहां चिपक जाते हैं और जब जब जरूरत होती है फिर हमारी फसल को, तो वो छुट के वो पौधों को मिल जाते हैं। तो वो बैंक का काम करते हैं हमारे, वो अपने अंदर जो डिपॉजिट कर लेते हैं और जब जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। ये इतना बढ़िया। और उसमें जो आपकी भुरभुरापन है, जमीन में भुरभुरापन भी बहुत अच्छा होता है जैविक खाद से जी। तो उसमें एरेशन जो होता है, जो वायु का संचार है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जैसे मानव जाति के लिए देसी घी का जो रोल है, वो ही मृदा में वो जैविक खाद का रोल है। अगर आपके शरीर में ताकत होगी तो आपको जो भी खाएंगे पिएंगे वो लगेगा। इसलिए अगर मिट्टी में जैविक खाद होगी तो आप जो भी आप तत्व डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उनका फसल को ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं इस बात पे आता हूं कि जो अगर हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो एज ए कृषि वैज्ञानिक मैं ये कहूंगा कि हमको स्वस्थ मृदा का निर्माण करना होगा। उसका मैं कारण बताऊंगा जी। उसमें कारण ये है कि जब हमारी मृदा में जो सूक्ष्म पोषक तत्व या कोई भी पोषक तत्व है, देखिए जितने भी पोषक तत्व प्लांट को जरूरत होते हैं, बिल्कुल उतने लगभग 99 या 98% हमारे व्यक्ति को, मानव जाति को जरूरत होती है जी। वही तत्व हम खाते हैं, उन्हीं के तत्वों की हमारी पूर्ति होती है जी। 1-2 एडिशनल हो सकते हैं, जैसे मैंने आयोडीन बताया, तो आयोडीन की पौधों को जरूरत नहीं होती है और जबकि मानव को जरूरत होती है। तो इनको छोड़कर सारे तत्व वही होते हैं। अब अगर प्लांट में ही कम होंगे तो देखिए उनके कंज्यूमर कौन? बिल्कुल, उपभोक्ताओं को भी नहीं मिल पाएंगे। उपभोक्ताओं में भी उन तत्वों की कमी आएगी। देखिए एक जो स्टडी के अनुसार, एक नेशनल इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार, उसने साफ कहा है कि पिछले 50 सालों में जो भी हमारे अनाज, खाने की चीजें हैं, उनमें 30% की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हुई है जी। 30% अदिति जी एक बहुत मायने रखती है। 30% का डिग्रेडेशन आना न्यूट्रिशन में, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है जी जी। तो अब क्या होगा कि जब फसल में कम है, फसल को कौन, एक तो व्यक्ति खाएगा, उसको मानव जाति खाएगी, दूसरा पशु जाति खाएगी, उसको फॉडर के रूप में खाएगी, और उनमें भी कमी हो जाएगी। देखिए आज बच्चों में ही सफेद बाल हो गए, सफेद धब्बे आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि जब अगर हमारी मिट्टी की सेहत हम अच्छी कर लेंगे तो उससे हमारी जो उपज है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, पूरे पोषक तत्वों से भरपूर होगी। उनका सेवन हम करेंगे तो हमारे में भी कोई भी पोषक तत्व जो है उसमें कमी नहीं आएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही तरीके से, सही समय पर, सही मात्रा में इस्तेमाल करें उर्वरकों का, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत बेहतर बनी रहे, गुणवत्ता हमारी उपज की अच्छी बनी रहे। अच्छी खासी बढ़ोतरी तो तब भी कर सकते हैं जब आप सही तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इससे लागत में कमी आती है, पैदावार बढ़ती है, जिससे प्रभावित होती है हमारी आय और हमें लाभ मिलता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तेवतिया, मैंने बिल्कुल सही कहा।
तो क्या कहेंगे हमारे किसानों को उर्वरकों के बारे में, कि जैसे आप लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि उर्वरकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसके बारे में पहले जानकारी हासिल कर लें, मिट्टी की जांच करवा लें, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाएं। तो मिट्टी का अगर हम नमूना लेकर जाना चाहें तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, एकदम सेट प्रक्रिया है नमूना लेने के लिए। देखिए, अगर नमूना ही सही नहीं होगा तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी। चाहे वो आप खून का भी नमूना लें, वो भी सही तरीके से लिया जाना चाहिए। तो इसलिए नमूना लेने का तरीका मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब खेत में आपका खेत खाली हो, 1 महीने से कम खाद, रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना किया गया हो, उसमें ऊपर की 6 इंच जमीन से 6 इंच मृदा में से सैंपल लिया जाता है और उसमें वी बना के लिया जाता है। वी का मतलब हमको ऐसे काटना होता है उसको वी करके, और जो 6 इंच होता है वो बीच की, एक किनारी से नहीं नापेंगे 6 इंच, जो गहराई है सीधे उसकी 6 इंच होनी चाहिए। और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे जैसे गोबर की खाद, जैसे बोरी के टुकड़े या कोई घास बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर घास है तो उसको आप घास को धीरे से फावड़े से ऐसे निकालेंगे जिससे उसकी मिट्टी वहीं पड़ी रहे, और उस घास को आप वहां से हाथ से निकाल के अलग डाल देंगे। ऐसा नहीं वो मिट्टी को छील के पूरी मिट्टी को अलग डाल दें घास के साथ में, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद में आपको ऐसे वी लगाना है। वी में फिर दोनों स्लोप जो है आपके, इधर भी और इधर भी, उसमें से 1-1 इंच की परत नीचे तक 6 इंच की गहराई तक काटनी है। और उसको एक आप किसी भी कपड़े में, थैले में लेके रख लें। इस तरह के 1 एकड़ से लगभग 5 नमूने लिए जाते हैं। और वो नमूने जैसे आपके कोने हैं, 4 कोने, उसमें से आप अंदर आइए, कम से कम 20-30 फीट कोने से अंदर आइए। 4 ये हो गए और एक बीच में से सैंपल लेंगे। 1 एकड़ के खेत में से इस तरह से सैंपल लेंगे, उनको सबको मिलाएंगे, मिला के उनको फिर उस मिट्टी को कम किया जाता है। और अदिति जी, उस मिट्टी को कम करने का भी एक विशेष तरीका होता है जी। जैसे आप उसको कूट के सही से पाउडर बना के उसका ढेर लगाएंगे, तो ढेर लगा के आप उंगली से उसमें प्लस का निशान बनाइए चोटी पर जी। तो जो 4 खाने बन जाएंगे उससे, वो जो आमने सामने के खाने आप एक तरफ निकालेंगे, एक तरफ के, फिर उसको ढेर बना देंगे, फिर प्लस बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ के खाने के निकालेंगे। जिधर से आपने पहले निकाला, प्लस का निशान आपको एक तरह का ही बनाना है, एक दिशा में। तो इस तरह से करके जब वो आधी किलो मिट्टी रह जाएगी, उस मिट्टी को पैक करके आप उसमें खेत का अपना जो भी सिंबल है, कौन सा खेत है वो लिखेंगे, उसकी पूरी जानकारी, किसान का नाम लिखेंगे, वो सब लिखेंगे पूरी डिटेल करके, जब प्रयोगशाला में दे के आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको मिट्टी का नमूना जो है लेकर जाना है प्रयोगशाला में, उसके बाद ही सही और सटीक जो जांच है वो हो पाएगी। और जब नतीजे आएंगे तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी कमी है और कैसे आपको पूरी करनी है। बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के सांगली से, महेश जी। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा टमाटर है अभी खेत में जी। तो बहुत बारिश हुई है जी, तो पौधे रुक से गए हैं, तो उसके लिए कौन सा उर्वरक देने से वो अच्छे से वो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, बढ़ाने के लिए देखिए सेठी जी, इससे पहले आपने कौन कौन से उर्वरक उसमें डाले हैं ये भी थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए। और कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? हेलो जी, कितने दिन की फसल है महेश जी आपकी? 35 डेज की। 35 डेज की। कौन कौन से उर्वरक अभी तक आपने डाले हैं? एनपीके, माइक्रोन्यूट्रेंट दिए हैं, एनपीके दिया है। ओके, तो देखिए आप जो है, अब आपने खाद, जैविक खाद दिया है क्या बुआई करते समय? हाँ दिया, कंपोस्ट दिया है। ओके, तो देखिए आप जो है उसमें बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद में आप जब पैर टेक हो जाए, जब पैर टिकने लगे खेत में, तब उस समय नाइट्रोजन डालिए। ये हैवी फीडर है नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का और पोटास का, जो टमाटर की फसल है। और इसमें आप 1 एकड़ में आप 10 किलो नाइट्रोजन डालिए अब की बार जो है। और उसको डालने के बाद फिर देखिए, अगर आपको फास्फोरस और पोटास डालना है
तो आपको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा उसको, क्योंकि फास्फोरस जब तक आप मिट्टी में नहीं मिलाओगे तब तक वो जड़ों को प्राप्त नहीं होगा। मैं उसको डिटेल में भी बताना चाहूंगा अदिति जी, अगर आप समय का वो दें। देखिए, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो जमीन में मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाता है जी। इसलिए उसको जड़ों के पास डालना जरूरी होता है, जड़ जहां आ रही है, क्योंकि ऊपर पड़ा होगा तो जड़ ऊपर नहीं आएंगे उसको लेने के लिए, तो वो उसको मिट्टी में जड़ों के तक मिलाना जरूरी होता है। उसी तरह से पोटास थोड़ा बहुत मूव कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सेठी जी ने फास्फोरस और पोटास या तो बुआई के समय डाल दिए होंगे, और नहीं डाले हों तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और विशेषकर इसमें आप कॉपर और जिंक और मॉलिब्डेनम ये जरूर डालिए इसमें टमाटर में। और अगर आप चाहें तो पोटास थोड़ा डालिए, क्योंकि पोटास मजबूती देता है उसको जो जी। और उसके फल को भी, उसमें रोग और कीटों की जो इन्फेक्शन है उसको कम करता है। फास्फोरस जड़ों के उसको फैलाता है। तो आप ये खाद डाल सकते हैं सेठी जी इसमें, और इसका लाभ ले सकते हैं जी। और अगर कभी जरूरत पड़े तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का। अगर आपको बारिश ज्यादा हो जाए, टाइम ना मिले, तो स्प्रे के द्वारा न्यूट्रिएंट देना सबसे बढ़िया तरीका सबसे सही है। तो बिल्कुल महेश शेट्टी जी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है कि किस तरह से आप टमाटर में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मूंग की फसल लगाई हुई है जी, तो इसमें क्या है कि इल्लियां नहीं मर पा रही। क्या नहीं हो पा रही है? इल्ली लग गई है उसमें। हाँ, इल्लियां नहीं मर पा रही है। दवाइयाँ सभी किसान डाल रहे हैं, लेकिन इल्ली की समस्या जो है वो बरकरार है। बिल्कुल। किस तरह से, कौन सा केमिकल डाला है मुकेश जी आपने? जी, कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर चुके हो? कौन सी दवा का? जी मैडम जी, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है आपने? हमने वो क्या पता देखना, कोरोजन। देखिए, आप एक काम कीजिए, एक काम करिए, अब आप एक ml प्रति लीटर आप इमिडाक्लोप्रिड इसमें डालिए और उसका स्प्रे कराइए, बिल्कुल वो मर जाएगी। बिल्कुल। इमिडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल करके इल्लियों से निजात पा सकते हैं। आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, गर्वित जी ने भेजा है हरियाणा रोहतक से, और इन्होंने भी टमाटर के संदर्भ में ही सवाल भेजा है कि इस मौसम में टमाटर में उर्वरकों का इस्तेमाल करके क्या अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लिया जा सकता है। और अगर उनकी फसल खड़ी है तो देखिए, कुछ उर्वरक होते हैं फास्फोरस पोटास, वो बोते समय ही डाले जाते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन का आप स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पत्तियों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब एकमात्र फसल बोने के बाद यही तरीका रह जाता है कि फसल एक इंडिकेट करती है कि मेरे अंदर इस न्यूट्रिएंट की कमी है। उसका ध्यान रखें और उसका स्प्रे करें आप, क्योंकि टमाटर में फिर खड़ी फसल में मुझे नहीं लगता कि उसको मिला पाएंगे खेत में, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो स्प्रे के द्वारा आप संतुलित उर्वरक का जो प्रयोग कीजिए और उससे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे भी हमारे एक दर्शक ने कॉल भी किया था कि कीटों की समस्या हो रही है, रोग लग रहे हैं उनकी फसल में, तो क्या ये भी उर्वरकों के सही पूर्ति के ना चलते होता है? आदिति जी, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, जो हमारी चर्चा आधी रह गई थी, जो मैं स्वस्थ मृदा स्वस्थ भारत की बात कर रहा था, और आपने भी अपनी रिपोर्ट में स्वस्थ किसान की बात की।
तो स्वस्थ किसान आपकी रिपोर्ट में तो था कि भाई दवाई गोली और हॉस्पिटल में इलाज से स्वस्थ होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा अगर मृदा स्वस्थ होगी तो उसको अस्पताल में कम जाने की जरूरत पड़ेगी। और क्यों जाने की जरूरत पड़ेगी मैं ये बताना चाहूंगा। जब पहले मैंने एक चरण पूरा कर लिया था कि जैसे हमारी मृदा में न्यूट्रिएंट की कमी आई तो हमारे पौधों में भी कमी आ गई, और पौधों में कमी आने से वो कमजोर हो गए। कमजोर, देखिए आदमी हो या पौधा हो, कमजोर पर जो इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारी उनका भी ज्यादा अटैक होता है। समय मेरे पास बहुत कम है, क्या कहेंगे हमारे किसान भाइयों बहनों को? बस किसान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि अपने मृदा को स्वस्थ रखें और अगली पीढ़ी के लिए जैसी मृदा आपके पूर्वजों ने आपको दी थी वैसी मृदा ही कोशिश करें आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे के जाएं। क्योंकि अगर आपकी मृदा स्वस्थ होगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और आपको बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि कम न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे। और जो पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं आपको फसल में वो भी नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो कमियां होती है पौधों में तो इंसेक्ट पेस्ट का ज्यादा अटैक होता है और आपको पेस्टिसाइड उसमें डालने पड़ते हैं। एक तो पहले से ही उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है और दूसरे आप जहरीले जो मॉलिक्यूल वो भी डाल देते हो, तो वो आपके खाने में आते हैं। उसी की वजह से आपको हॉस्पिटल में भी ज़्यादा जाना पड़ता है, बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं और परेशानी ज़्यादा होती है। सबकी दवा है एक कि स्वस्थ मृदा रखिए और स्वस्थ किसान होगा उससे, स्वस्थ मृदा से। बिल्कुल, स्वस्थ मृदा होगी, स्वस्थ उपज होगी, स्वस्थ उपभोक्ता होंगे, स्वस्थ हमारे किसान होंगे, हमारे पूरा जो देश है वो स्वस्थ होगा। और इसी उद्देश्य के साथ यही जो अहम जानकारियां हैं हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद या फिर कहें लाभकारी साबित हुई होंगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर तेवतिया आपका, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।